टुन्नू चिड़ा एक शहरी जंगल में नूडल्स का ठेला लगाता था, लेकिन उसका काम वहाँ चल नहीं रहा था। इस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान रहता था। एक दिन वो सोचता है, आजकल शहरी जंगल में नूडल्स बेचने के इतने ठेले हो गए हैं कि कोई मेरे पास नहीं आता। मेरा काम बहुत ही मंदा चल रहा है। लगता है वापस अपने जंगल में ही जाना पड़ेगा। गांव में कैसे अपना गुजारा होगा। रानू भी परेशान होगी। मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। फिर टुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी रानू चिड़िया के साथ अपने जंगल वापस आ जाता है। तब उसकी पत्नी उससे कहती है, क्यों जी, अब हम अपने जंगल में वापस आ गए हैं, मगर अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ? आपने ये सोचा है भी या नहीं? अरे रानू चिड़िया, हमें तो एक ही काम आता है, नूडल्स बनाना। वही काम शुरू कर लेता हूँ। वैसे भी यहाँ कोई नूडल्स बनाने की दुकान या ठेला तो है नहीं, तो सब मेरे पास ही आएंगे नूडल्स खाने। एक कोशिश यहाँ भी कर लेता हूँ। क्या पता ऊपर वाला चाहेगा तो बरकत देगा। तुम परेशान मत हो रानू, मैं हूँ ना, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर कर लूंगा। एक टाइम पेट भरने का इंतजाम तो हो ही जाएगा। हाँ टुन्नू जी, आप गांव में ही एक नूडल्स का ठेला लगा लो। हमें निराश नहीं होना चाहिए। आप कल ही से काम शुरू कर दो। वो नदी किनारे एक पेड़ है ना, वहाँ ठंडी ठंडी हवा भी रहती है और शाम को पक्षी भी पानी पीने वहाँ आते हैं। तो आप वहाँ ठेला लगाएंगे तो पक्षी जरूर आपके पास नूडल्स खाने भी आएंगे। ये बात तुमने सही कही रानू, तुम्हारा जवाब नहीं। चलो अब सो जाते हैं, कल से काम भी तो शुरू करना है। टुन्नू चिड़ा ने अगले दिन नदी किनारे नूडल्स का ठेला लगा लिया। कुछ पक्षी उसके ठेले पर आते तो थे, मगर खरीदते कुछ भी नहीं थे। अजी ठेला लगाए तो 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन एक भी पक्षी नूडल्स खाने नहीं आया। सब तो बस देखकर चले जाते हैं। इस तरह कैसे चलेगा जी, बहुत नुकसान हो रहा है। कुछ तो करो आप। हाँ रानो, तुम सही कह रही हो, कुछ तो करना ही पड़ेगा। मजदूरी करनी पड़ेगी मुझे, जो तुम्हें पता है मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। तभी टुन्नू चिड़ा सलाह लेने के लिए अपने दोस्त कालू कौवा के पास जाता है और उससे सलाह लेकर वापस अपने घर आता है। तब उसकी पत्नी रानो उससे पूछती है, तो टुन्नू जी फिर क्या सोचा है आपने, क्या करना है आगे? रानो चिड़िया, मैंने अपने बचपन के दोस्त कालू कौवे से पूछा था। वो कह रहा था कि यहाँ जंगल के पक्षियों को पता ही नहीं कि नूडल्स होते क्या है, इसलिए वो सभी नूडल्स खाने नहीं आ रहे हैं हमारे ठेले पर। और गांव के पक्षी हैं, बिना सोचे समझे पैसे नहीं खर्च करते। तो टुन्नू जी अब क्या करें, इन्हें कैसे नूडल्स बेचे? आपके पास कोई उपाय है या नहीं? रानो, परसों इस जंगल में मेरे दोस्त कालू कौवे की शादी है। मैंने सोचा है उसकी शादी में सभी पक्षियों को मुफ्त में नूडल्स खिला दूंगा। इससे उनको नूडल्स का स्वाद भी पता चल जाएगा। फिर हो सकता है हमारा काम भी बन जाए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा उपाय है टुन्नू जी। आप एक दिन जरूर बड़े व्यापारी बनेंगे। फिर टुन्नू ने ऐसा ही किया। कालू कौवे की शादी में सबको नूडल्स मुफ्त में नूडल्स खिलाए। जंगल के सभी पक्षियों को नूडल्स का स्वाद भी बहुत अच्छा लगा। ये तो स्वाद में बहुत अच्छा है मिट्टू, इसका क्या नाम है? टुन्नू ये सब सुनकर झट से बोलता है, बेटा, इसे नूडल्स बोलते हैं। ये बस 2 मिनट में बन जाती है। इसका स्वाद चटपटा और स्वादिष्ट होता है। इस तरह रात हो जाती है और दिन भी हो जाता है। टुन्नू चिड़ा बड़ी उम्मीद से अपना ठेला लेकर जाता है। सुनिए जी, ऐसे उदास होकर ना जाए। देखना, आज ठेले पर बहुत पक्षी आने वाले हैं। कल आपका फ्री में नूडल्स खिलाना सफल हो गया है। मैंने कई पक्षियों को आपके नूडल्स के बारे में बात करते सुना था। आप आज शाम को आते वक्त ये पोस्टर पेड़ पर चिपकाते आना। मैंने इंसानों को ये सब करते देखा है। वो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए ऐसे ही पोस्टर दीवारों और पेड़ों पर लगाते हैं। हमें भी इसका फायदा होगा। टुन्नू चिड़ा वो पोस्टर और ठेला लेकर चल पड़ता है। कुछ देर बाद वो नदी किनारे पहुंच जाता है। नूडल्स, गर्मा गर्म नूडल्स ले लो। स्वाद में चटपटे गर्मा गर्म नूडल्स ले लो। टुन्नू चिड़ा की आवाज सुनकर वहाँ कुछ पक्षी नूडल्स खाने के लिए ठेले के पास आने लगे। कुछ ही देर में टुन्नू के सारे नूडल्स खत्म हो जाते हैं। ये सब देखकर टुन्नू चिड़ा बहुत खुश होता है, क्योंकि आज उसकी बहुत अच्छी कमाई हुई थी। चलो अब घर जाता हूँ। अरे हाँ, वो पोस्टर मुझे चिपकाने भी है। चलो अब जल्दी चलता हूँ और रानू को ये खुशखबरी देता हूँ। टुन्नू घर जाते वक्त सारे पोस्टर पेड़ों पर चिपका देता है और घर जाकर रानू को सारी बात बताता है। टुन्नू जी, मैं ना कहती थी, एक बार सब खाएंगे तो हमेशा तुम्हारे पास ही आएंगे। अब कल देखना उन पोस्टर का कमाल। अब तुम पूरे गांव में फेमस हो जाओगे, हाँ नहीं तो।
इस तरह टुन्नू चिड़ा का काम चल पड़ा। कुछ ही दिनों में टुन्नू के ठेले पर भीड़ लगनी चालू हो गई और अच्छी आमदनी भी होने लगी। अरे टुन्नू भैया, हमें तो पता ही नहीं था कि चाउमीन होती क्या है। और आज तुमने क्या चाउमीन खिलाई है भाई साहब, मजा ही आ गया खाकर। वाह भाई वाह। भाई टुन्नू, तुम तो बहुत बड़े कारीगर हो, बड़ी ही टेस्टी आइटम बनाई है भाई। यह सब देखकर टुन्नू चिड़ा का लालच बढ़ने लगा। उसे अपने हाथ के बनाए हुए नूडल्स पर घमंड हो गया और उसने नूडल्स के दाम दुगने कर दिए। और जैसे ही उसने दाम बढ़ाए, फिर पक्षियों ने उसके ठेले पर आना ही बंद कर दिया और कुछ ही दिनों में उसका सारा काम ठप हो गया। टुन्नू जी, यह अचानक क्या हो गया जी? कोई भी नूडल्स खाने नहीं आता। तभी कालू कौवा वहाँ आता है और रानो चिड़िया को सारी बात बताता है। टुन्नू भाई, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, सुंदरवन जंगल है, कोई शहरी जंगल नहीं। यहाँ के पक्षी सोच समझकर पैसे खर्च करते हैं। अगर तुमने दाम कम नहीं किए तो वो नूडल्स खाने नहीं आएंगे। क्या जी, आपने लालच क्यों किया और आपने मुझे भी नहीं बताया? हाँ रानो, मुझे माफ कर दो, मैं लालची हो गया था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है। टुन्नू चिड़ा का घमंड टूट चुका था, इसलिए उसने दाम कम कर दिए और सभी पक्षियों से अच्छे से बात भी करने लगा। और धीरे धीरे उसका काम फिर से चल निकला और दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। साथ ही वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कालू कौवा और गोरी कौवी दाना लेने निकले हुए थे। यूं ही उन्हें रात हो जाती है। रात के अंधेरे में कौवा और कौवी रास्ता भूल जाते हैं और उड़ते उड़ते गलत दिशा में चले जाते हैं। कालू कालू, मैं तो थक गई हूँ, मुझसे अब और नहीं उड़ा जाता, कहीं थोड़ा रुककर आराम करते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। ये पौधे हमारे जंगल के तो नहीं है, ये हम कहाँ आ गए हैं? मैंने तुमसे कहा था ना कि हम गलत दिशा में उड़ रहे हैं, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब रात इसी पेड़ पर गुजारते हैं, जब सुबह होगी फिर देखेंगे क्या करना है। कौवा तो पेड़ पर ही बैठा बैठा अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो सो जाता है। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। उठ जाओ, अब क्या बारिश में ही सोते रहोगे? बारिश को भी आज ही आना था, एक तो सारी मुश्किलें एक साथ ही आ जाती हैं। गुड़िया बेटी, खिड़की के पास से उठ जाओ और खिड़की बंद कर दो, बारिश का पानी अंदर आ रहा है। मम्मा, थोड़ी देर बैठ लेने दो, बारिश मुझे पसंद है, आपको पता तो है। रानो चिड़िया की बेटी खिड़की के पास बैठी लालटेन पास रखकर अपनी किताब पढ़ रही थी। कालू कालू, मुझे तो बड़ी जोर की भूख लग गई है और मेरे सर में भी दर्द हो रहा है। मुझसे ऐसी बारिश में रात नहीं कटेगी। अब हमें किसी से आसरा लेना ही होगा। कोई न कोई पक्षी तो हमें अपने घर में रख ही लेगा। कौवा और कौवी उड़ते हैं। एक घर से उन्हें रोशनी आती हुई दिखाई देती है। वो दोनों उस घर की तरफ जाते हैं। कालू कौवा घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। मम्मा, मैं देखती हूँ। गुड़िया दरवाजा खोलती है। आप कौन हैं और इतनी बारिश में हमारे घर क्यों आए हैं? बेटी, कोई बड़ा है क्या घर में? पहले बताइए आप कौन हैं, नहीं तो मैं दरवाजा बंद करने जा रही हूँ। ना बेटी, दरवाजा बंद न करना, हम बहुत मुश्किल में हैं। आज की रात आप हमें अपने घर में आश्रय दे दें, तेज बारिश में हम मर जाएंगे। मगर हम तो आपको नहीं जानते, आप अजनबी हैं। हमारे लिए आप। आवाज सुनकर रानो चिड़िया भी बाहर आ जाती है। आप कहाँ से आए हैं? हम साथ वाले जंगल से आए हैं। साथ वाले जंगल? वहाँ तो मेरी माँ रहती है। आइए, आप अंदर आ जाइए। हम घर से निकले ही थे कि रास्ता भूल गए और यहाँ आ गए। हम सुबह रोशनी होने पर अपने घर चले जाएंगे। वहाँ मीनू मौसी है ना, उसके घर के पास ही मेरी माँ रहती है। अरे हमारा घर तो पहाड़ों के पास है, जहाँ शिकारी चील रहते हैं। अच्छा है बेचारी, अब तो वो मांस भी नहीं खाती। मेरी तो पक्की सहेली है। चील शाम का डिनर हम दोनों एक साथ ही करते हैं। किसी अजनबी को घर में ना रखो, किसी अजनबी पर विश्वास मत करो। गुड़िया ऐसे अपनी किताब से सब याद करके सबक ले रही थी। किसी अजनबी को घर में मत रखो। रानो चिड़िया, तुम्हारी बेटी क्या कर रही है? मैं तो अपनी किताब पढ़ रही हूँ मम्मा।
मेरी बेटी ऐसी ही है, जो किताबों में पढ़ती है उसे ही सच मानती है। इसे पता नहीं कुछ रिश्ते बनाए जाते हैं एहसास के और प्यार के। यह ले आप दाना खाइए। कालू कौवा और गौरी कौवी भूखे थे। वो दाना खाते हैं रानो चिड़िया उन्हें नरम नरम घोंसले देती है और वो दोनों कौवे सो जाते हैं। गुड़िया और उसकी मम्मा भी सो जाती हैं। बादल की गरज चमक से पूरा जंगल हिल जाता है। आय हाय, मैं तो मर गई। ये क्या हो गया? अरे सो जाओ कौवी बहन सो जाओ। बादल की गरज थी। ऐसे सुबह हो जाती है। फिर बारिश भी थम चुकी थी। नदी नाले पानी से भर चुके थे। फूल और पेड़ पौधे बारिश से पानी में नहाकर साफ सुथरे हो चुके थे। कालू और कौवी ने भी नाश्ता कर लिया था। अभी थोड़ी देर रुक जाए, थोड़ा और आराम कर ले। अच्छा रुक जाते हैं। मैं तो पहले ही थक गई हूँ। कालू जी, चिड़िया का दिल मत तोड़ो, हम शाम को चले जाएंगे। इधर गुड़िया बेटी कहती है, अच्छा ठीक है, जब शाम आ जाए, शाम के बाद रात आ जाएगी और रात में अंधेरा हो जाएगा। आप फिर से रास्ता भूल जाएंगे मम्मा। आप इन्हें क्यों रोक रहे हो? मैंने तो बेटी ऐसे ही बात की थी। इधर कौवा और कौवी तो पक्के हो जाते हैं और फिर सो जाते हैं। रानो चिड़िया तो अपना दाना लेने जाती है। गुड़िया बेटी, चलो हम दाना ले आए। ये कौवे तो सो रहे हैं, इन्हें भी दोपहर का दाना देना होगा। रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ दाना लेने चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद गौरी कौवी उठ जाती है। कालू उठो, देखो चिड़िया घर में नहीं है। चलो थोड़ा जंगल घूम कर आते हैं। कौवा और कौवी जंगल घूमने चले जाते हैं। अमरूद के पेड़ की ठंडी छाव में पत्तों के नीचे तोते का घोंसला था। तोते के घोंसले में 2 लाल रंग के छोटे छोटे अंडे थे, जिन्हें देखकर कौवा और कौवी तो वहाँ बैठ जाते हैं। कालू, यह जंगल ना हमारा है और ना ये अंडे। आज तो मेरा अंडे पीने का बहुत दिल कर रहा है। यहाँ कौन सा हम पकड़े जाएंगे। जल्दी से एक अंडा पीते हैं और रानो के घर जाकर फिर से सो जाते हैं। कौवा और कौवी तोते के दोनों अंडे तोड़कर पी लेते हैं और वापस रानो के घर जाके सो जाते हैं। दोपहर के बाद रानो घर पर वापस आती है। आप यह दाना खाइए और फिर से अपना सफर शुरू करें। अगर अंधेरा हो गया तो आप फिर से मुश्किल में पड़ जाएंगे। रानो बहन, मैंने सोचा है कि हम आज की रात भी यहीं रुक जाते हैं। मेरे पंख में बड़ा दर्द हो रहा है, कल तक वह ठीक भी हो जाएगा। इधर गुड़िया घुर घुर के कौवे की तरफ देख रही थी, मगर गोरी कौवी अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। हम आटा खाते हैं। हम पहले नदी से पानी पी आए, फिर आकर हम दाना खाएंगे। कौवा और कौवी घर से निकलते हैं। ये कौवे तो यहाँ के नहीं है। ये इस जंगल में क्या कर रहे हैं? हो सकता है मेरे अंडे इन्होंने ही लिए हो। तोता उनका पीछा करने लगता है। कौवे उड़ते उड़ते सीधे बुलबुल के घोंसले में जाते हैं। कालू, यह वाला अंडा बहुत छोटा है, ये मैं पी लेती हूँ और तुम कोई दूसरा देखकर पी लेना। गोरी कौवी वो अंडा तोड़ती है और उसे पी लेती है। चोर, अंडा चोर, मैंने पकड़ लिया अंडा चोर। तोता शोर मचाता है। तभी बुलबुल भी वहाँ आ जाती है। मिट्ठू जल्दी सबको बुलाओ। हर तरफ शोर मच जाता है और चारों तरफ से पक्षी आने लगते हैं। कालू, ये क्या हुआ? हम तो पकड़े गए, अब तो भाग भी नहीं सकते। मम्मा, यह शोर कैसा है? कोई चोर बोल रहा है। रानो चिड़िया भी अपनी बेटी के साथ शोर की तरफ जाती है। मारो इन्हें। कबूतर तोता कौवे को मारने लगता है। तुम दोनों ऐसे भी कर सकते हो। एहसान फरामोश कौवे हमारे जंगल में आकर मेरे ही घर में दाना खाकर और हमारे ही अंडे पी रहे हो। मुझे तो यह काली कौवी शक्ल से ही बुरी लगती थी। गुड़िया, रानो मुझे बचा लो, मैं फिर कभी यहाँ नहीं आऊंगी। फिर सारे पक्षी मार मार कर कौवे के पंख तोड़कर उन्हें नदी के बहते हुए पानी में फेंक देते हैं। मम्मा, मेरी किताब में सच ही लिखा था कि किसी अजनबी पर विश्वास मत करो। चूड़ी ले लो, रंग बिरंगी चूड़ी ले लो। आओ पक्षियों, चूड़ी ले लो।
दूर एक घने जंगल में रानो चिड़िया अपने एक छोटे से बेटे के साथ रहती थी, जिसका नाम कुकू था। उसके पति की मौत एक हादसे में हो गई थी। तब से वो ही अकेले अपने बच्चे को पाल रही थी। एक दिन बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं। उसमें रानो चिड़िया और बहुत से पक्षियों के घोंसले मजबूत न होने के कारण टूट गए और वो सब पक्षी बेघर हो गए और थोड़ी ही देर में बहुत तेज बारिश भी होने लगी। इस वजह से बाढ़ भी थोड़ी देर में आ ही गई। सभी पक्षी ये भयंकर मंजर देखकर वहाँ से भागने लगे। रानो चिड़िया भी अपने बेटे कुकू चिड़ा के साथ पास ही के दूसरे जंगल पहुँची, जहाँ बारिश बहुत कम हो रही थी। रानो चिड़िया को देखकर उस जंगल का सरपंच कालू कौवा आया और उससे बोला, अरे ओ चिड़िया, तुम हमारे जंगल में क्यों आई हो? तुम्हें पता नहीं ऐसे कोई भी पक्षी मुंह उठाकर यहाँ नहीं आ सकता। सरपंच कालू कौवे की बात सुनकर रानो चिड़िया उससे कहती है, सरपंच जी, आप नहीं जानते कि हमारे जंगल में तेज हवा और बारिश के कारण घर टूट गए हैं और सभी पक्षी बेघर हो गए हैं और धीरे धीरे बारिश ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। इसलिए मुझे और मेरे बेटे को अपने जंगल में ही रहने दीजिए। हम पर रहम करिए मालिक। रानो चिड़िया की सब बातें सुनकर सरपंच कालू कौवा गुस्से में उसे बोलता है, ए चिड़िया, तू जानती नहीं कि तेरे पति से मेरी दुश्मनी थी, तो मैं तुमको जंगल में कैसे रख सकता हूँ? और वैसे भी तुम इतनी गरीब चिड़िया हो, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुम चोरी नहीं करोगी इस जंगल में। सरपंच जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? हम बस समय काटने आए हैं। यहाँ पर हम चोरी क्यों करेंगे? मालिक, आपको कोई गलत फहमी हुई है। हम ऐसे पक्षी नहीं हैं। ए चिड़िया, ज्यादा सियानी मत बन और अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जा। मुझे तेरी एक भी बकवास नहीं सुननी। आई बड़ी मुझे समझाने वाली। रानो चिड़िया सरपंच के आगे खूब रोई, खूब गिड़गिड़ाती है, लेकिन सरपंच तेज तेज हंसता रहा और रानो चिड़िया को जंगल से बाहर निकाल देता। कुकू चिड़ा अपनी माँ से बोलता है, माँ, अब हम क्या करेंगे? ये एक आखिरी रास्ता था, मगर सरपंच जी हमें जंगल में घुसने ही नहीं दे रहे। अब हम कहाँ जाएंगे? जंगल के अलावा भी तो कोई रास्ता नहीं है। माँ, हम इस रास्ते पर भी तो रह सकते हैं। नहीं बेटा, बारिश में यहाँ पानी आ जाता है और पानी नहीं भी आया तो सरपंच हमें यहाँ रहने नहीं देगा। हमें इनकी नजरों से दूर जंगल में जाना होगा। ये कहकर रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू को लेकर जंगल में चली जाती है। माँ, जंगल में बहुत से फलों के पेड़ हैं, आम के और बाकी फलों के भी पेड़ हैं। माँ, यहाँ तो गर्मी बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ तो बहुत सारे फल भी हैं। अब हम यहाँ पर पेट भर के खा सकते हैं और आराम से रह सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ माँ कि अच्छा हुआ वहाँ पर बाढ़ आ गई और दूसरे जंगल से हमें सरपंच ने बाहर निकाल दिया, क्योंकि ना तो वहाँ फल मिलते थे और ना ही ठंडी अच्छी हवा। बाढ़ अच्छे के लिए आई हमारे लिए। माँ, बेटा, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बाढ़ के कारण जान और माल दोनों का नुकसान होता है और हम जंगल में ऐसे नहीं रह सकते हैं और उसके लिए हमें एक घर बनाना होगा, नहीं तो जंगली जानवर हमें ही खा जाएंगे। लेकिन माँ, हम घर कैसे बनाएंगे? हम लकड़ियों की मदद से अपना घर बनाएंगे। हाँ माँ, पेड़ से लकड़ी काट कर अभी लाता हूँ। नहीं बेटा, पेड़ों में भी जीवन होता है, हमें इन्हें नहीं काटना चाहिए। हम इनकी वजह से ही तो सांस लेते हैं और खाते पीते हैं, इसलिए हमें पेड़ों का काटना नहीं चाहिए। वो सामने देखो, सूखी लकड़ियाँ पड़ी है, हम उनसे अपना घर बनाएंगे। रानो चिड़िया अपने बेटे के साथ लकड़ियाँ इकट्ठा करना शुरू कर देती है और कुछ ही घंटों की मेहनत के बाद वो काफी सारी लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेती है। तभी रानो चिड़िया को नदी के तरफ से किसी के करहाने की आवाज सुनाई देती है। अरे कुकू बेटा, ये किसकी आवाज है? लगता है कोई मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। चलो बेटा, तुम भी मेरे साथ चलो। ये कहकर रानो अपने बेटे के साथ नदी किनारे पर जाती है और वहाँ पर एक बूढ़े गिद्ध को बेहोश देखती है। रानो चिड़िया उस बूढ़े गिद्ध को पानी पिलाती है, तभी उसे होश आ जाता है। क्या हुआ बाबा आपको? आप इतने जख्मी कैसे हो गए? बेटा, मैं बाढ़ के पानी में बहता हुआ यहाँ आ गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी मदद की। पर बेटा, तुम इस जंगल में अपने बेटे के साथ अकेली क्या कर रही हो? ये बात सुनकर रानो चिड़िया अपनी सारी परेशानी उस बूढ़े गिद्ध को बताती है।
अच्छा तो ये बात है। चिड़िया तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं जादुई गिद्ध हूँ। मैं अभी तुम्हें रहने के लिए एक जादुई चूड़ी का घर भी दे रहा हूँ, जिसमें तुम्हारा परिवार बिना किसी डर के रह पाएगा और तुम गरीब पक्षियों का भी भला कर पाओगी। और उस चूड़ी के घर में बहुत सारी रंग बिरंगी चूड़ियाँ भी होंगी, जिसे बेचकर तुम अपना घर का गुजारा अच्छे से कर पाओगी। ये कहकर वो बूढ़ा गिद्ध अपने जादू से वहाँ पर एक विशाल चूड़ी का घर प्रकट कर देता है, जिसे देखकर रानो चिड़िया और उसका बेटा कुकू बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वहाँ रंग बिरंगी चूड़ी का जादुई घर बना हुआ था। वो दोनों जल्दी से घर के अंदर जाते हैं। अंदर से वो घर नहीं महल था। रानो चिड़िया को तो वो घर बहुत पसंद आता है। वो वहीं रहने लगते हैं और खूब फल खाते हैं। रानो चिड़िया और उसके बेटे के दिन बहुत आराम से बीत रहे थे। फिर एक दिन उन्होंने देखा कि सरपंच भी बाढ़ से बचकर अपने जंगल से भागकर उनकी चूड़ियों के घर के पास आ जाता है। माफ कर दो मुझे और मुझे अपने घर में रख लो रानो, मुझे माफ कर दो रानो। अंकल, आपने अपने जंगल में नहीं आने दिया, तो हम अपने जंगल में क्यों आने दें आपको? बेटा माफ कर दो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हमें हर एक जरूरतमंद पक्षी की मदद करनी चाहिए, इसलिए कोई बात नहीं। सरपंच जी आप आ जाइए घर में। सरपंच ने जैसे ही उस चूड़ी घर में कदम रखने की कोशिश की, तभी जादुई चूड़ी के घर ने उसे बाहर फेंक दिया और बहुत तेजी से उस जंगल में बाढ़ आ गई और सरपंच उस बाढ़ में बह गया। लेकिन जादुई चूड़ी के घर को कुछ नहीं हुआ, वो सही सलामत रहा और कुछ दिनों में बाढ़ का कहर भी शांत हो गया। और फिर क्या था, रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ अपने चूड़ी के घर में खुशी खुशी रहने लगी और बाजार में चूड़ी बेचकर अपने बेटे का पालन पोषण करने लगी। हिमालय के जंगल में गिद्ध राजा का राज्य था। वहाँ के सब पक्षी एक साथ मिलजुल कर रहते थे। एक दिन उस जंगल में रहने वाली रानो अपने घर के बाहर बैठी मिट्टी के मटके बना रही थी। तभी उसके पास गिद्ध राजा आते हैं। रानो, अरे ओ रानो, अरे ओ रानो। तभी रानो गिद्ध राजा को देखकर कहती है, क्या भाग्य पाया है मैंने जो आप हमारे दरवाजे पर पधारे। क्या बात है गिद्ध राजा, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? अगर आपको कुछ काम था तो मुझे बुला लिया होता। ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तुमसे एक हफ्ते के भीतर 100 मटके बनवाने हैं। मटके मजबूत होने चाहिए। मेरी माँ की इच्छा है कि वो इस जंगल के गरीब पक्षियों में एक एक मटका बांटेंगी, जिसमें पक्षी अपना घर बनाकर आराम से गर्मी में रह सके। गिद्ध राजा, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर एक हफ्ते का समय बहुत कम है। रानो, अगर तुम ये नहीं कर सकती तो बोल दो, मैं कहीं और से मटके बनवा लूंगा। नहीं गिद्ध राजा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं मटके तैयार कर दूंगी। आप एक सप्ताह बाद पूरे 100 मटके मुझसे ले लीजिएगा। ठीक है रानो, यह लो एडवांस पैसे, बाकी काम पूरा होने पर मिल जाएगा। लेकिन याद रखना रानो, समय से काम पूरा होना चाहिए। हाँ गिद्ध राजा, मैं समय से 100 घड़े बना दूंगी, आप निश्चिंत रहे। शाबाश रानो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ठीक है रानो, अब मैं चलता हूँ। 7 दिनों बाद फिर से आऊँगा मटके लेने। ये कहकर गिद्ध राजा वहाँ से चले जाते हैं। तभी पड़ोस में रहने वाला कालू कौवा ये सब बातें सुन लेता है। वो रानो से ईर्ष्या करता था। राजा जी को बड़ा भरोसा है न रानो पर। उन्होंने 100 घड़े बनवाने का काम रानो को दिया है, लेकिन राजा का भरोसा मैंने न तोड़ा तो मेरा नाम भी कालू नहीं। भरोसा कैसे तोड़ना है मुझे अच्छी तरह से पता है। वहीं दूसरी तरफ सिर्फ मेरे पास 7 दिन है 100 घड़े बनाने के लिए, अभी से काम में लगना होगा। रानो चिड़िया मटके बनाने में लग जाती है। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम, रानो लगातार मटके बनाती रही। मम्मा, शाम हो गई, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया, आप भोजन कर ले। बिटिया बस अभी आई, राजा जी का 100 मटके का ऑर्डर है, उसे भी तो पूरा करना है। मेरे पास बस 1 सप्ताह का ही वक्त है, तुम खा लो, मैं बस अभी आई। अगले दिन भी रानो चिड़िया बिना खाए पिए मटके बनाने में लगी रही। रानो की बेटी गुड़िया उसे फिर से बुलाने आती है। अरे वाह, आपने तो काफी सारे मटके बना लिए। हाँ बिटिया, बस 10 मटके और बनाने बाकी रह गए हैं। फिर धूप में सुखाओ, आग में पकाओ, इसमें भी तो 2-3 दिन चला ही जाएगा। समय से काम पूरा नहीं हुआ तो गिद्ध राजा नाराज हो जाएंगे। तुम चलो, मैं अभी आती हूँ।
वहीं कालू कौवा पेड़ के पीछे छिपकर ये सब देख रहा था। अरे बाप रे, ये रानू तो बड़ी तेज निकली। 2 ही दिनों में इसने इतने सारे मटके बना दिए। इसका मतलब ये है 1 हफ्ते में पूरे 100 मटके तैयार कर लेगी। लगी रह रानू, तू लगी रह अपने मटके बनाने में। तो अपना काम कर, मैं अपना काम करूँगा। कालू कौवा पेड़ के पीछे छिपकर रानू पर नजर रख रहा था। महाराज के सामने तेरी ऐसी बेइज्जती होगी कि तू चुल्लू भर पानी में डूब मरेगी। फिर कालू अपनी योजना बनाता है। वो सोनी चिड़िया के पास पहुंचता है। सोनी, अरे ओ सोनी चिड़िया, क्या बना रही हो? खुशबू अच्छी आ रही है। अरे नास पीटे कालू, तेरी नाक तो कुत्ते की नाक से भी तेज है। सूंघते हुए पहुंच गया मेरे घर पत्तल चाटने। इतना भड़क क्यों रही हो चिड़िया बहन? तुम बनाती हो ही इतना अच्छा स्वादिष्ट भोजन। ये ले कल मुहे, तू भी खा ले। खिचड़ी बनाई थी तूने, मेरी खिचड़ी पर नजर लगाई है। अगर तुझे बिना दिए खाई तो मेरे पेट में दर्द हो जाएगा। वाह वाह सोनी चिड़िया, बड़ी स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई है। आपके हाथों का कोई जवाब नहीं। कालू कौवा एक लंबी डकार लेता है। अब मैं चलता हूँ, पेट भर गया खिचड़ी खाकर, अब नींद आ रही है। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। रात काफी हो चुकी थी। जंगल में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सुबह हो जाती है। रानू अपने मटकों को आग में तपाने के लिए उन्हें ले जाने के लिए आती है, लेकिन मटकों का हाल देखकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। यह क्या हो गया? किसने मेरे सारे मटके तोड़ दिए? गुड़िया बिटिया, अब क्या होगा? बस 2 दिन बचे हैं। अब मुझे सजा से कोई नहीं बचा सकता। गिद्ध राजा मुझे फांसी पर लटका देंगे। आप इतना मत घबराइए। मुझे लगता है जरूर हमारे किसी दुश्मन का यह काम है। अभी भी 2 दिन बचे हुए हैं। हम दोनों मिलकर फिर से मटके बनाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं, किसी अनजान जगह पर। अपनी बेटी की बातों को सुनकर राणो को थोड़ा सब्र आता है। वो अनजान जगह पर अपनी बेटी के साथ मिलकर 100 मटके बना लेती है। 1 सप्ताह का समय निकल गया। गिद्ध राजा फिर से राणो चिड़िया के दरवाजे पर आते हैं मटके लेने। तभी वहाँ कालू कौवा भी आ जाता है। रानो चिड़िया, जल्दी से लाओ मेरे 100 मटके। जी अभी लाई महाराज। महाराज, ये रानू झूठ बोल रही है। इसके सारे मटके टूट गए। इसने फिर से कोई मटका नहीं बनाया। ये आपकी बेइज्जती करवाना चाहती है। रानो, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? कहाँ है मटके? अगर कालू की बातें सही हुई तो मैं तुम्हें फांसी पर लटका दूंगा, समझी तुम? नहीं नहीं गिद्ध राजा, यह रहे सारे मटके। दरअसल हमारे किसी दुश्मन ने सारे मटके तोड़ डाले। फिर से हमने दूसरी अनजान जगह पर यह मटके छिपकर बनाए हैं। मुझे तो लगता है इस कालू ने ही हमारे सारे मटके तोड़े होंगे, क्योंकि इसे कैसे पता कि हमारे सारे मटके टूट गए? हमने तो किसी को नहीं बताया। यह कालू मुझसे ईर्ष्या करता है। कालू, जल्दी से सारा सच बता दे, वरना मैं तुझे आग के ऊपर उल्टा लटका दूंगा। कालू कौवा डर जाता है और सारी सच्चाई उगल देता है कि कैसे उसने राणो चिड़िया के घर में घुसकर उसके सारे मिट्टी के बने मटके तोड़े थे, ताकि गिद्ध राजा उसे सजा दे। कालू, तुम्हारे जैसे पक्षियों की इस जंगल में कोई जरूरत नहीं। तुम इस जंगल को छोड़कर आज ही चले जाओ। तुम्हारी यही सजा है। कालू कौवा महाराज के आदेश से जंगल छोड़कर चला गया। फिर राणो अपनी बेटी के साथ मिट्टी के मटके बनाकर खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या करने से हमारा ही नुकसान होता है।